हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है विजय नाइस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि नवंबर 2024 की है। इस मैगजीन के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा ये आज लास्ट लेक्चर होगा। नवंबर 2024 का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम अक्टूबर 2024 की मैगजीन को कंप्लीट करेंगे। हमने इसका वैसे भी अक्टूबर 2024 की मैगजीन का पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत 3 टॉपिक को आपके कवर किए थे। बट आपके सेक्शन वाइज इसको कवर फिर से कराया जाएगा, जिसमें आपका जिस तरीके से इसको कंप्लीट किया गया है, जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन जो पहला लेक्चर था, सेकंड को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, थर्ड आपका अर्थव्यवस्था, फोर्थ आपका आता है जैसे सिक्योरिटी से, फिफ्थ आपका एनवायरमेंट, सिक्स आता है सोशल इशू और सेवेंथ आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आपका एट के अंतर्गत संस्कृति, प्रमुख व्यक्तित्व और सुर्खियों में रही योजनाएं, और जो भी इसके अंतर्गत आता है मिसलेनियस, उन सबको कवर किया जाता है। वैसा ही आपका अक्टूबर को भी कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपके जनवरी 2024 से एक नई सीरीज को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका पॉलिट जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा रहेगा विजन आईएएस का मटेरियल ही, बस उसमें आपका प्री के अकॉर्डिंग उस डेटा को उसमें कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है उसको हटा के, जो आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू है क्या से आता है, उसको हटा के आपका प्री के ओरिएंटेड ही उसको लिया जाएगा। जो आप ये 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से करंट अफेयर की तैयारी करते रहेंगे। और आपका ये भी रहेगा कि जैसे ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, वो ये रहेगा कि आपका 25 से 30 मिनट में, आधे घंटे में ही 1 मंथ का मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट किया जाएगा। आपका 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको देखना, फिर अपनी राय उसमें ज़रूर देना। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। टॉपिक के अंतर्गत हमारा आ जाता है संस्कृति। संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक हैं, फिर टॉपिक को जान लेते हैं, फिर उसके आगे कौन-कौन से टॉपिक हैं उनको भी जानेंगे। जैसे कि इसमें बिरसा मुंडा जयंती मुंडा के बारे में है, संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं। सोहराई पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर नीति शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, सुर्खियों में रही योजनाएँ, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल नवाचार मिशन 2.0, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के बारे में पढ़ेंगे, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। तो इन सबको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो हमारा आज का जो टॉपिक आता है पहले नंबर पर संस्कृति। संस्कृति में आता है बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं कि बिरसा मुंडा कौन है, और हाल ही में इनके कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, और बिरसा मुंडा दिवस या के नाम पर बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस को भी मनाया जाने लगा है। तो इसके बारे में भी जानते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब से होती है, और इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके जानते हैं, क्योंकि यह भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसके बारे में जानेंगे। तो भारत जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इन्हें जाना जाता था, भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है वह 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा कब की जाती है? जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था 2021 में, उस टाइम पर भारत सरकार के द्वारा इसको मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की स्मृति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों की योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है। इस समारोह के प्रमुख घटनाक्रम को देखा जाए तो यह अवसर जो है वह छत्तीसगढ़ में माई भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ माटी की वीर पदयात्रा नाम से विशेष कार्यक्रम समारोह आदि का आयोजन किया गया। भरसान बान जो बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करके उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन वंदन विकास केंद्र आदि योजनाओं के तहत आदिवासी समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। चलिए तो जान लेते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन के बारे में, जिस योजना के अंतर्गत इसका शिलान्यास किया गया। यह योजना जो है वह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज के घरों, बस्तियों और स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। यह अभियान जो है वह 3 वर्षों 2023-24 से 2025-26 के लिए शुरू किया गया, और इसका लक्ष्य 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदाय को कवर करना है। यह अभियान के अंतर्गत इसमें कुल 24,104 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, और इस अभियान में 9 मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही 11 महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की पक्के घर और सड़क निर्माण योजनाएं आदि आती हैं। चलिए तो जान लेते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, जिनका प्रारंभिक जीवन जो है, जिनका जन्म 1875 में वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उली हातू गांव में होता है, और इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था।
वे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति से संबंधित थे और यह क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में स्थित है और उन्होंने अपना कुल समय जो है वह प्रमुख वैष्णव उपदेशक आनंद पांड के साथ बिताया हुआ था। उनका योगदान जो है वह एक तरीके से बिरशाइत नामक एक नए धर्म की स्थापना करता है और यह संप्रदाय एक ईश्वर में विश्वास करता है और आदिवासी समाज में सुधार के लिए आचार संहिता का पालन करने पर भी जोर देता है। बिरसा मुंडा ने शराब, तंत्र मंत्र और जादू टोने के खिलाफ अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक बनाया। बिरसा ने आदिवासियों को ब्रिटिश शासन में और जमींदारी व्यवस्था के अत्याचारों के खिलाफ जागरूक किया और उन्होंने आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक भूमि स्वामित्व से जुड़े अधिकारों को अवगत कराया तो इनके अंतर्गत आता है। और इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्हें इस विद्रोह को उल गुलान या महाविप्लव भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी विद्रोह के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि उल गुलान विद्रोह या महाविप्लव किसे कहा जाता है। मुंडा विद्रोह का इनके द्वारा नेतृत्व किया गया, तो ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछने जाता है। मुंडा जनजाति जो है वह बिरसा के योगदान के कारण उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया और उन्हें धरती आबा या पृथ्वी का पिता के रूप में पूजा जाता है। मुंडा विद्रोह के बारे में जान लेते हैं जो इनका विख्यात रहा है। तो बिरसा ने 1895 में छोटा नागपुर बंगाल और उड़ीसा के आदिवासियों को एकजुट करके इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वह दिक्कू लोगों यानी कि बाहरी लोगों और यूरोपीय लोगों जिन्हें रावण कहा जाता है को अपने क्षेत्र में निकालकर स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था। विद्रोह के प्रमुख कारण में आते हैं जैसे कि जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने मुंडा समुदाय की मुंडारी खुंडकट्टी यानी समुदाय भू स्वामित्व जैसी पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया और जो आदिवासी पहले भूस्वामी थे और भी जमींदारी व्यवस्था के चलते भूमिहीन मजदूर बन गए थे। लोगों का कहना था कि बिरसा मुंडा के पास करिश्माई शक्तियां थीं और वे सभी बीमारियों का इलाज कर सकते थे, अनाज की मात्रा बढ़ा सकते थे और उन्होंने स्वयं यह घोषणा की हुई थी और उन्हें अपने लोगों को मुसीबतों से बचाने और दिक्कुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से उन्हें मुक्त कराने के लिए भेजा हुआ था। तो इस तरीके से ये बिरसा मुंडा जी के बारे में कहा जाता था और उसे उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया गया। विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में बात की जाए तो जैसे कि जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत होना विद्रोह का एक प्रमुख कारण था, जिसमें जो औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने मुंडा समुदाय की जो मुंडारी खुट्टी या सामुदायिक भूस्वामित्व जैसी पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त किया हुआ था और आदिवासी पहले भूस्वामी थे और जमींदारी व्यवस्था के चलते वह भूमिहीन मजदूर बन गए थे। और इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते आदिवासी समुदाय में बेथ बेगारी यानी कि जबरन मजदूरी व बंधुआ मजदूरी जैसी कुरीतियों को पैदा हुई थी। दिकुओं द्वारा शोषण किया जाना कि इन्होंने औपनिवेशिक सरकार की भू राजस्व प्रणालियों ने बाहरी लोगों को क्या कहा जाता था, दिकुए। तो दुके लोगों को बिचौलियों या ठेकेदारों को राजस्व संग्रह प्रणाली में शामिल किया और इसके चलते खरीद अधिक कर वसूला जाने लगा और करों की नकदी में भुगतान करना अनिवार्य हो गया और उत्पाद शुल्क जैसे कई अन्य कर लगाए गए। इस तरह आदिवासी समुदायों का कई तरह से शोषण किया जाने लगा। मिशनरियों ने आदिवासियों की पारंपरिक संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों की भी आलोचना की हुई थी। विद्रोह की जो रणनीति जैसे कि गोरिल्ला युद्ध तकनीक का होना, प्रतीकों का प्रयोग और बिरसा मुंडा का नारा कि अबुआ राज सेतरे जना, महारानी राज ढूंढो जना, यानी कि हमारा राज्य स्थापित हो, महारानी का राज्य समाप्त हो। तो इस प्रतीक की यानी कि बिरसा मुंडा का ये नारा था, इसी पर एक रणनीति के तौर पर एक कार्य किया गया। स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में सफेद झंडे का उपयोग किया गया। अब इस विद्रोह की प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत आता है पहले नंबर पर 1895 का बिरसा मुंडा को दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार करके 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 1897 में जेल से रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियां जारी रखी और खुद के नेतृत्व में एक मुंडा राज्य की स्थापना करने के लिए समर्थन जुटाया। 1900 में उन्होंने उपयुक्त गतिविधियों के चलते बिरसा मुंडा के चक्रधरपुर के जंगल में एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और कैद के दौरान ही हैजा बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये विद्रोह के प्रमुख घटनाक्रम है जिसमें आपका 1895, 1897 और 1900 आता है। विद्रोह के परिणाम जो हुए उसके अंतर्गत देखा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत आदिवासी भूमि और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी और सरकार ने बैत बेगारी नामक जबरन श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जनजातीय समुदायों की भूमिका जैसे कि औपनिवेशिक प्रभावों से भावी पीढ़ियों के लिए पैतृक भूमि परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की। राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को लामबंद किया और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में योगदान दिया। शोषणकारी ब्रिटिश नीतियों को उजागर किया और ब्रिटिश दमन को चुनौती दी। सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, स्कूलों की स्थापना जैसे विकास कार्य किए। अंधविश्वास और मद्यपान के खिलाफ सामाजिक अभियान का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातियों के समुदाय की ये भूमिका रही।
जनजातीय नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन के बारे में, जैसे कि ये आंदोलन कहाँ-कहाँ को उस राज्य में किसके द्वारा आंदोलन हुए, उनका एक ओवरव्यू दिया गया है। जैसे हम बिहार से ही शुरू करते हैं कि बिहार में होता है माझी विद्रोह, जो कि 1785 में तिलका माझी के नेतृत्व में होता है। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, वहां पर आंग अबोर युद्ध 1911 में, जिसका नेतृत्व करता मात मूर जमू है। असम में होता है चाय बागानों में विरोधी अभियान, जो कि अफीम विरोधी अभियान 1921 में, जिसका नेतृत्व मालती मैम यानी कि मंगरी औरंग के द्वारा किया जाता है। मेघालय में खासी विद्रोह 1833 में होता है और जिसका नेतृत्व कीरत सिंह द्वारा किया जाता है। और ब्रिटिश कब्जे के विरुद्ध गारो आक्रमण, जो कि 1872 में होता है और इसका नेतृत्व पा तोगन संगमा के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं, वहां पर बस्तर के कांगेर वन की धुरवा विद्रोह, जो कि 1910 में होता है, जिसका नेतृत्व गुंडा धुर के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी संग्राम 1856 से 57 में होता है, जिसका नेतृत्व नारायण सिंह या गोंड आदिवासी समूह के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ आते हैं हम पश्चिमी मध्य भारत में, तो राजस्थान की ओर, जहाँ पर भगत आंदोलन होता है 1883 में, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु द्वारा किया जाता है। गुजरात में बेड़ची आंदोलन आता है, जो 1885 से 1947 तक हुआ, जिसमें गुजरात के आदिवासियों ने नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश में आते हैं राजमोहिनी देवी आंदोलन, जो कि 1951 में होता है और इसमें नेतृत्व राजमोहिनी देवी यानी कि माझी जनजाति से संबंधित रही, इनके द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश में कोया विद्रोह होता है 1862 और 1922 से 1924 में, जिसका नेतृत्व थम्मन डोरावालरू सीतारमा राजू के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा यानी कि पूर्व की ओर आते हैं, तो उड़ीसा में संबलपुर विद्रोह 1857 में होता है, जिसका नेतृत्व वीर सुरेंद्र साय के द्वारा होता है। कोरापुट विद्रोह 1942 में होता है, जिसका नेतृत्व लक्ष्मण नायक या भूमिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं मणिपुर की ओर, कि मणिपुर में होते हैं और प्रमुख विद्रोह, जैसे कि आंग्ल मणिपुर युद्ध 1891 में, नेतृत्व करता थंगल जनरल रही है। खोंगजोम युद्ध, जो कि 1891 में होता है, जिसका नेतृत्व पाउना ब्रजवासी के द्वारा होता है। आंग्ल कुकी युद्ध, जो कि 1917 से 1919 में होता है, जिसका नेतृत्व खोतिन थांग सीतहलो के द्वारा हुआ। नागा राष्ट्रवादी आंदोलन जो 1930 के दशक में होता है, जिसका नेतृत्व हुप जादूनांग के द्वारा किया गया। अब आते हैं झारखंड की ओर, जहां पर होता है कोल और लड़का विद्रोह 1832 में, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा होता है। तेलंगा खड़िया विद्रोह 1850 से 1880 में, जिसका नेतृत्व तेलंगा खड़िया के द्वारा होता है। संथाल हुल विद्रोह, जो कि 1855 से 57 में होता है, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू के द्वारा किया जाता है। और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह पलामू में, जिसका नेतृत्व नीलांबर और पीतांबर के द्वारा किया जाता है। कोल विद्रोह 1857 में होता है, जिसका नेतृत्व पुरहट के राजा अर्जुन सिंह करते हैं। सोरेन विद्रोह 1872 में, जिसका नेतृत्व दिवा किशुन सोरेन के द्वारा होता है। ताना भगत आंदोलन 1920 से 21 में होता है, जिसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख राज्यों में प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में है। अब आते हैं कि संक्षिप्त सुर्खियों में, जैसे कि आती है सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। तो अभी उपहार में दी हुई है, तो इस पेंटिंग का भी इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह इम्पोर्टेंस में आता है कि यह जो पेंटिंग है, यह भित्तिकल चित्रकला का एक रूप है। यह कला झारखंड के हजारीबाग में जिले में प्रचलित है और यह सोहराई पेंटिंग मुख्य रूप से सोहराई त्योहार के तौर पर बनाई जाती है और इस अवसर पर स्थानीय आदिवासी महिलाएं अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर यह सुंदर चित्र बनाती हैं। इस चित्र की जो विशेषता है, वह चित्र बनाने में प्राकृतिक रंग द्रव्य और सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है और इसमें कलाकार जटिल डिजाइन बनाने के लिए ब्रश के रूप में अक्सर टहनियों, चावल की भूसी और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। सोहराई पेंटिंग में जानवरों, पक्षियों और प्रकृति का चित्रण होता है और ये चित्र जनजातीय संस्कृति में कृषि, जीवन शैली और वन्य जीवन के लिए श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोहराई खूबर पेंटिंग्स को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये सोहराई पेंटिंग के बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि एथिक्स नीति शास्त्र की ओर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है तुरंत न्याय के बारे में, इंस्टेंस जस्टिस के बारे में। कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों के डेमोलेशन या विध्वंस के लिए संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए हुए। कोर्ट ने माना हुआ है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना निजी इमारतों को गिराना या ध्वस्त करना अराजकता की स्थिति के समान होता है और यह शक्ति या ताकत के बल पर किया गया अत्याचार हो। न्यायालय में यह भी कहा है कि तुरंत न्याय के उदाहरण अक्सर कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले दुस्साहसपूर्ण कृत्य को प्रकट करते हो
और साथ ही ये कृत्य संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों का उल्लंघन भी करते हैं। अब क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पूर्व सूचना कि संपत्ति के मालिक को कारण बताओ नोटिस दिए बिना विध्वंस की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। सुनवाई का अवसर होना कि संबंधित व्यक्ति को उचित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। विध्वंस की प्रक्रिया होना कि कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। दिशा निर्देश के उल्लंघन पर कार्रवाई होना और ये दिशा निर्देश किस पर लागू नहीं होंगे इसके अंतर्गत आता है। डेमोलिशन से प्रभावित मूलभूत संवैधानिक को कानूनी सिद्धांत जैसे कि शक्ति पृथक्करण की एक तरह से कार्यपालिका द्वारा न्यायिक भूमिका निभाई जाती है। जनता के विश्वास का कमजोर होना कि कार्यपालिका नागरिकों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। सामूहिक दंड देखने को मिलता है कि आरोपी के कारण पूरे परिवार को दंड मिलता है। आवास के अधिकार का उल्लंघन यानी कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। आपराधिक कानून के सिद्धांत का उल्लंघन यानी कि जब तक दोषी साबित ना हो जाए आरोपी का निर्दोष समझा जाता है। तो इस तरीके से आता है। प्रमुख हितधारक तो तुरंत न्याय के सिद्धांत से संबंधित उनके हित के बारे में जैसे कि पीड़ित और उनके परिवार के बारे में कि न्याय तक पहुंच, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मानव अधिकारों का संरक्षण, सम्मान, अपराधी द्वारा सुधार की प्रक्रिया होना। कानून प्रवर्तन एजेंसी या न्यायपालिका जिसमें विधि का शासन, आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध के अनुपात में सजा, उचित और निष्पक्ष तरीके से दंड देना होता है। बड़े पैमाने पर सजा अपराधी इसमें त्वरित न्याय, कमजोर लोगों की सुरक्षा, अपराध पर लोकप्रिय सार्वजनिक विमर्श, सरकार के अंतर्गत निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली, सामूहिक सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत अधिकार का संतुलन, जन भावनाएं और आक्रोश होते हैं। न्याय की अवधारणा के बारे में कि न्याय जो होता है वह नैतिक और दार्शनिक विचार होता है जिसमें माना जाता है कि कानून द्वारा सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। न्याय एक इस तरह अवधारणा नहीं बल्कि एक ऐसी अवधारणा है जो लगातार विकसित हो रही है और न्याय से जुड़े प्रमुख सिद्धांत में आते हैं जैसे कि उपयुक्तवादी सिद्धांत जो कि जेरेमी बेंथम द्वारा किए गए सिद्धांत में न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जहां पर व्यक्तिगत हितों के बजाय समाज के समग्र कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। रॉल्स का नया सिद्धांत जो है जिसमें दो सिद्धांत प्रस्तावित हैं। एक तो आता है समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत तो विभेद सिद्धांत होता है और पहला सिद्धांत समाज के सभी के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता की मांग करता है तो वहीं दूसरा सिद्धांत समाज में असमानताओं को तब तक अनुमति देता है जब तक कि ये समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को लाभ पहुंचाती है। अमर्त्य सेन का जो न्याय सिद्धांत है वह एक तरीके से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज द्वारा लोगों को अपनी कार्य पद्धति को बेहतर बनाने हेतु और जीवन शैली तथा शिक्षा तक पहुंच जैसी क्षमताओं को विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए तो न्याय के प्रकार के बारे में जान लेते हैं जैसे कि वितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में। इसकी अवधारणा जो है वह आर्थिक न्याय के रूप में जानी जाती है और यह समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध लाभों और संसाधनों का एक उचित हिस्सा देने से संबंधित है। क्या वितरण के मानदंडों में समता, न्याय और आवश्यकता के सिद्धांतों का पालन किया जाता है? इसके संदर्भ में ये नैतिक मुद्दे हैं। प्रक्रियात्मक न्याय जो कि निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेने में नियमों का निष्पक्षता से पालन किया जाना चाहिए और उन्हें लगातार लागू किया जाए। और प्रतिशोधात्मक न्याय के अंतर्गत इसमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि दूसरों के साथ करते हैं। और पुनर्स्थापनात्मक न्याय में इस प्रकार के आरोप तय किए जाते हैं कि आरोपी दोनों को एक साथ लाकर उनकी समस्याओं का समाधान करे और उनके संवाद स्थापित करे और इससे भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान से बचाव को रोकथाम संभव हो। पुनर्वासात्मक न्याय जो कि अपराधी के व्यवहार में सुधार लाकर भविष्य में अपराध को रोका जा सकता है और शिक्षा और व्यावसायिक कार्यक्रम, परामर्श और कौशल प्रशिक्षण इसमें शामिल है। तुरंत न्याय के बढ़ते मामले के पीछे क्या कारण है जैसे कि न्याय वितरण प्रणाली का घटता विश्वास, व्यक्तिगत नैतिकता और कानूनी ज्ञान का अभाव होना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी देखने को मिलना, भ्रामक सूचना का प्रसार होना, नैतिक पत्रकारिता से समझौता, लोक धारणा इसके अंतर्गत आती है। तुरंत न्याय में शामिल नैतिक मुद्दे जैसे कि विधि के शासन बनाम विधि द्वारा शासन, विधि की सम्यक प्रक्रिया बनाम त्वरित न्याय और प्रतिशोधात्मक बनाम सुधारात्मक न्याय इसके अंतर्गत इसके नैतिक मुद्दे शामिल है। फिर आते हैं आगे की राय की ओर जिसमें देखते हैं कि प्रतिशोधात्मक न्याय को पुनर्स्थापनात्मक न्याय के साथ संतुलित करना और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि इसमें यह दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है। संवेदनशीलता के बारे में न्यायिक सुधार दिए गए हैं जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा मिले जिससे कानूनी प्रणाली में संस्थाओं को जवाबदेहिता को भी बढ़ावा दिया जाए जिससे एक संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे। इसके अंतर्गत देखा जाए तो विलियम ब्लैक स्टोन के द्वारा ब्रिटिश न्यायविद के द्वारा कहा गया है कि भले ही 100 दोषियों को बरी कर दिया जाए लेकिन एक भी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो ये इनके द्वारा कहा गया है। कौन है ये? ब्रिटिश न्यायविद सर विलियम ब्लैक स्टोन। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो त्वरित, निष्पक्ष, किफायती न्याय का अधिकार एक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा राज्य पर प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का दायित्व भी सौंपा है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना इस बहुमूल्य अधिकार से वंचित करना या उनका उल्लंघन करना स्वीकार नहीं है। एक सुव्यवस्थित समाज का संपूर्ण अस्तित्व आपराधिक न्याय प्रणाली के सुदृढ़ और कुशल कामकाज पर निर्भर करता है। अब इसमें एक अपनी नैतिक अभिक्षमता का एक परीक्षण करने के लिए एक केस स्टडी दी गई है कि आपको एक ऐसे शहर में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाता है जहां पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बड़ी वृद्धि हुई है। आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर भीड़ एकत्रित है और जो एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है। आपके विभाग ने अधिकारी तुरंत न्याय के रूप में आरोपी को सरेआम पीटते नजर आते हैं और इस कृत्य को लोगों ने से वाहवाही मिलती है। लेकिन यह विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि की समान सिद्धांतों के विपरीत बिल्कुल विपरीत है। जब आप इस स्थिति का आकलन करते हैं तो आप अपने विभाग के भीतर एक विभाजन देखते हैं और कुछ अधिकारी इन कार्यवाहियों को जनता के आक्रोश के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहरा रहे हैं, जबकि अन्य नैतिक निहितार्थों और संभावित कानूनी परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि इस स्थिति में शामिल प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिए और उनके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिए। दूसरा आता है कि अपने विभाग में होने वाली न्यायतर कार्रवाइयों से निपटने और नैतिक मानकों के पालन को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख केस स्टडी आती है, तो इसके आपको उत्तर लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आता है सुर्खियों में रही योजनाएं। पहली योजना आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण लेने की ऊपरी सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। तो इसके बारे में ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में, फिर विशेषताओं को जानेंगे कि प्रधानमंत्री मुख्य मुद्रा योजना का उद्देश्य जो है वह सूक्ष्म उद्यमों को बिना गिरवी और बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध कराना है। बैंक जैसी औपचारिक संस्थानों ने एमएसएमई को कम ब्याज दर पर ऋण दिलाकर उनका वित्त पोषण सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित और वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। यह मंत्रालय जो है वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी शुरुआत 2015 में होती है और इसका अन्य उद्देश्य योजना को एक गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि गतिविधियों वाले लघु सूक्ष्म उद्योगों की मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुद्रा जो है वह माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड की एक पुनर्वित्त एजेंसी है और यह खुद एमएसएमई को ऋण प्रदान नहीं करती है। बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थानों गैर वित्तीय कंपनियों जैसे संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करती है और फिर ये संस्थान मुद्रा लोन प्रदान करते हैं। ऋण के लिए पात्र क्षेत्रक जैसे कि विनिर्माण क्षेत्रक, व्यापार और सेवा क्षेत्रक, कृषि से संबंधित गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। मुद्रा ऋण की श्रेणियों में आता है जिसमें सबसे कम प्राथमिकता और सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसमें रेड और ग्रीन सिंबल से इसे संबोधित किया गया है। जिसमें तरुण प्लस के अंतर्गत जो आते हैं वह 1 लाख से अधिक और 20 लाख तक के का ऋण होता है। तरुण में भी 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण वाले, किशोर में 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण वाला और शिशु में 50,000 रुपए से तक के ऋण वाले मुद्रा के ऋण की श्रेणियों के बारे में इसमें बताया गया है कि इतने ऋण वाले इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं इसमें मुद्रा कार्ड के बारे में कि मुद्रा कार्ड क्या होता है कि यह ऋण लेने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्यशील पूंजी जुटाने की एक सुविधा प्रदान करता है और यह ब्याज दर निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसमें पीईएमएमवाई के तहत सभी पात्र आवेदकों को शिशु सेगमेंट त्वरित ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज की छूट दी जाती है। और इसके अतिरिक्त इसमें महिला उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्रदान करने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मुद्रा बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि नेक्स्ट जो हमारी योजना है अटल नवाचार मिशन 2.0 के बारे में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहल अटल नवाचार मिशन को 2,750 करोड़ रुपए से आवंटित बजट के साथ जारी रखने को मंजूरी दी है। साथ ही इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इस योजना के बारे में कि अटल नवाचार मिशन का जो इसे नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि ये कार्यान्वयन एजेंसी। इसकी योजना अवधि 31 मार्च 2028 तक है और ये इसका एम 2.0 यानी कि अटल नवाचार मिशन 2.0 ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
और इसमें अटल नवाचार मिशन 1.0 के तहत उन कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जो भारत में उस समय के शुरुआती नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नवाचार अवसंरचना का सृजन कर सकते हैं। इसका शुरुआत जो है वह 2016 में होता है और 1.0 का जो उद्देश्य है, इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ 4 कार्यक्रम शुरू किए गए जिसमें अटल टिकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रेड चैलेंज तथा मेंटर इंडिया आते हैं। और एम 2.0 का जो लक्ष्य है वह नवाचार इकोसिस्टम की कमियों को दूर करना और इसमें केंद्र एवं राज्यों में और राज्य सरकारों के उद्योग जगत, शैक्षणिक अनुसंस्थानों और समुदाय के साथ मिलकर सफलता को गति देने के लिए नई पहल डिजाइन की गई है। इसका उद्देश्य जो है यानी कि 2.0 का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम को विकसित और प्रोत्साहित करना है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को नवाचार में बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और नीतियां तैयार करना, संबंधित हितधारकों की सहायता से एक प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करना तथा आवश्यक सहयोग करना है। देश के नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम को नजर रखने के लिए एक अम्ब्रेला व्यवस्था का निर्माण करना और विश्व में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत उद्यमिता इकोसिस्टम में सुधार करने के तरीके हैं जैसे कि इनपुट का बढ़ाना, कि इसके तहत अधिक इनोवेटर्स और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित पहले शामिल है। भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम जिसमें भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार उद्यमिता इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंग्रेजी नहीं बोलने और समझने वाले इनोवेटर्स, उद्यमियों और निवेशकों की शुरुआती बाधाओं को दूर करना है। फ्रंटियर प्रोग्राम जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों, आकांक्षी ब्लॉकों में नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम के लिए कस्टमाइज यानी कि अनुकूलित टेम्पलेट बनाया जाएगा और इसमें 2500 नए अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार करना कि इसमें स्टार्टअप्स को अधिक सफल बनाने के लिए सहायता के लिए कुछ पहले शामिल है जैसे कि मानव पूंजी का विकास कार्यक्रम, डीप टेक रिएक्टर इसके अंतर्गत आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के बारे में। यह वन बंधु कल्याण योजना जो है इसकी शुरुआत जब हुई थी 2014 में और अभी 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में ये चर्चा में रही तो हाल ही में इसे 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे होने पर इसके बारे में जान लेते हैं जैसे कि यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी शुरुआत 2014 में होती है और सरकार ने 26,135.46 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ 2025 से 26 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह देश भर में सभी जनजातीय लोगों और जनजातीय आबादी वाले सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और इस यह एक तरीके से अम्ब्रेला योजना है जिसके निम्न घटक है जैसे कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का विकास, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता देना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, परियोजना प्रबंधन इकाइयों के प्रशासनिक सहायता प्रदान करना इसके अंतर्गत ये प्रमुख आती है। इसका उद्देश्य जो है आदिवासी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, आदिवासी लोगों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, आदिवासी परिवारों को बेहतर एवं स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना, आदिवासी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए गुणवत्ता युक्त बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देना, आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना होता है तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हमारे इसमें और टॉपिक आते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। सुर्खियों में रहे स्थल के अंतर्गत हम पहले नंबर भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में देखेंगे, फिर विश्व के प्रमुख स्थल। पहले नंबर पर उत्तराखंड से शुरू करते हैं तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मियावाकी पद्धति का उपयोग करके 8,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार किए गए घने वन में 93% सफलता दर हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर की ओर बात की जाए तो यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण होकर सर आर्द्र भूमि में कम प्रवासी पक्षियों का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बुद्ध के 8वें अवशेष की खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में रामग्राम में उत्खनन हुआ है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट की ओर आते हैं मणिपुर में जहां पर थाड़ो सम्मेलन ने मणिपुर में थाड़ो जनजाति की विशिष्ट संस्कृति की रक्षा के लिए 10 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है। उड़ीसा की ओर आए तो वहां पर यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग यानी कि यूनेस्को आईओसी ने ये उड़ीसा के गांव में सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता प्रदान की है। महाराष्ट्र की ओर चलें तो वहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम रायगढ़ जिले की विरासत का उत्सव मनाने पर केंद्रित है और रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अवस्थित है। और अब आते हैं मध्य प्रदेश की ओर जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की मौत की वजह से कोदो मिलेट का सेवन हो सकता है, यानी कि जो हाथियों की मौत हुई थी उनके मौत होने का रीजन कोदो मिलेट्स का
सेवन है और ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। केरल की ओर आते हैं तो वहां पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। तमिलनाडु की ओर आए तो यहाँ पर चेन्नई बिलादिवोस तक पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू किया गया और तमिलनाडु के वन विभाग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले आक्रामक सेना टूरा पादप को हटाने की नवीन प्रयोग कर रहा है। इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख विश्व के स्थल, जिसमें सबसे पहले आते हैं गुआना की ओर। गुआना में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। डोमिनिका में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने भारत के प्रधानमंत्री को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। करीबा झील जो है, सूखे के कारण करीबा झील का जल स्तर रिकॉर्ड से नीचे स्तर पर पहुंच गया और इससे क्षेत्र में बिजली की कमी होगी और यह क्षेत्र जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। जाम्बिया के बारे में कि भारत जाम्बिया ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना में 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सत्र आयोजित किया। नाइजीरिया के बारे में कि भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। केन्या, जिसने हाल ही में केन्या के मीलबर्न में लार्वा की खोज की गई और यह प्लास्टिक पॉली स्टाइरिन खाने वाला कीट है। टाइटन द्वीप के बारे में कि उपग्रह से लिए गए हालिया चित्रों से टाइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण का पता चला है। फिलीपींस के बारे में कि भारत और फिलीपींस ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक लोगो का अनावरण किया। कोलंबिया के बारे में कि कोलंबिया ने जैव विविधता कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक की प्रगति के साथ शांति गठबंधन की शुरुआत की। ब्राजील ने कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। आर्मेनिया के बारे में जो कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आर्मेनिया भारत के प्रमुख रक्षा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा हुआ है। इंडोनेशिया जो कि फ्लोरेंस द्वीप पर माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में प्रस्फुटन हुआ है। सोलोमन द्वीप के बारे में कि प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोरल पाया गया है। यह 2 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा और कम से कम 300 साल पुराना है। तो इसके बारे में आते हैं। अब चलते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई है पूरे भारत में और यह जयंती प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है और उन्होंने ही सिख धर्म का नींव रखी हुई थी। उनके जीवन के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में होता है और यह करतारपुर रावी नदी पर डेरा बाबा नामक पर इनकी केंद्र की स्थापना की हुई है। मोक्ष का उनका विचार निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धताओं की मजबूत भावना के साथ सक्रिय जीवन की खोज थी। और इन्होंने लेहड़ा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और लेहड़ा को गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है और उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। और इनका जो प्रदर्शित नैतिक मूल्य है वह सार्वभौमिक भाईचारा और करुणा रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट बिपिन चंद्र पाल की ओर, जो कि हाल ही में इनकी जयंती भी मनाई गई। इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था उसमें भाग लिया और यह उग्रवादी स्वरूप या गरम दल के शिक्षित थे। इन्होंने वंदे मातरम राजद्रोह मामले में अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। और इनका जो नैतिक मोरल है वह देशभक्ति और साहस है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को होता है और मृत्यु 17 नवंबर 1928 को होती है। 17 नवंबर को पंजाब केसरी के नाम से मशहूर श्री लाला लाजपत राय की 96वीं पुण्यतिथि पर इन्हें याद किया। इनका जन्म पंजाब के धुड़की में हुआ था और उनके पेशे से वह वकालत को चुना। उन्होंने और हिसार बार काउंसिल के संस्थापक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुप्रसिद्ध रही लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल रहे और उन्होंने द पीपल पत्रिका का प्रकाशन किया और द ट्रिब्यूनल समाचार पत्र के प्रकाशन में भी योगदान किया। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और स्वामी दयानंद सरस्वतियों की जीवनियों सहित कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने महात्मा हंसराज की राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की भी स्थापना की हुई थी और इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी 1921 और इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इन्हों 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया और उनके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया और इस पुलिस लाठीचार्ज के कारण सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इनके मूल्य से हम सीखते हैं कि ईमानदारी, स्वतंत्रता की भावना, दान भक्ति के गुण होना और इनके नैतिक व्यक्तित्व में त्याग और सिद्धांत रहा है, जिन्होंने कहा साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने परम समर्पण को प्रदर्शित किया। अब आते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में।
कि यह जो है यह इनकी भी जयंती मनाई गई। संसद सदस्यों ने चित्तरंजन दास की जयंती मनाई। देश बंधु चित्तरंजन दास का जन्म कलकत्ता में होता है और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई की और लंदन में लॉ की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1909 में अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में की। 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के भीतर स्वराज दल की स्थापना की और कलकत्ता नगर निगम के पहले निर्वाचित मेयर थे और ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की 1921 में। और इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड रहा और इसका नाम बदलकर लिबर्टी कर दिया गया और सुभाष चंद्र बोस इसके संपादक थे। इनकी पुस्तकों में भारतीयों के लिए भारत अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता, नेतृत्व और साहस इनके मूल्य रहे हैं। नेतृत्व और निस्वार्थता इनके नैतिक मूल्य भी रहे हैं। बिरसा मुंडा के बारे में कि डाक विभाग ने जनजातीय गौरव दिवस जो आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में 150वीं जयंती के एक विशेष डाक टिकट जारी किया। और बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 में वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले में उली हातू गांव में होता है और इन्हें धरती आबा या धरती पिता के नाम से जाना जाता है। इनकी दृढ़ता और दूरदर्शिता दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति की है जो उन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने पारंपरिक आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित किया और उन्होंने बिर साहित्य धर्म की नींव रखी और उनके अनुयायी बिरसा को भगवान कहते थे। इनके मूल्य में इन्होंने जुनून, बलिदान, साहस, न्याय और नेतृत्व कौशल आदि रही। अब आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में, जिन्होंने देश में 2008 से हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में होता है और वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और बहुत सी भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने 1923 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की 1923 में दिल्ली में हुआ था उसकी अध्यक्षता की और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। खिलाफत आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय खिलाफत समिति के भी अध्यक्ष रहे। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। संयुक्त प्रांत में संविधान सभा के ये सदस्य रहे और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनके नैतिक मूल्य में देशभक्ति, ईमानदारी और सहिष्णुता है और सहिष्णुता और अखंडता इनके नैतिक मूल्य है। अब आते हैं हम चंद्रशेखर बैकुंठ रमन के बारे में, जिनकी हाल ही में जयंती मनाई गई। सीवी रमन जिनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में होता है और उन्होंने निम्नलिखित की स्थापना की, जैसे इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, भारतीय विज्ञान अकादमी 1934 और यह संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। और आते हैं इनके 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया और 1954 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया और इनकी वैज्ञानिक योग्यता एवं ज्ञान इसके प्रमुख के तौर पर इन्होंने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझाने में एक अनुकरणीय रुचि दिखाई। अब आते हैं श्री डॉक्टर हरि कृष्ण महताब के बारे में, जिनकी 125वीं जयंती मनाई गई और इन्हें उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता है और यह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, इतिहासकार, लेखक और समाज सुधारक एवं पत्रकार रहे हैं और यह 1946 से 1950 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और ये स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी जैसी हस्तियों से प्रभावित थे। इनके मूल्य में दृढ़ संकल्प और नेतृत्व आदि रहे। यहाँ पर ये टॉपिक इसमें ये फिनिश होता है। इस टॉपिक के साथ साथ ये मैगजीन भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपकी अक्टूबर की मैगजीन को लेकर आएंगे। आप तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।